हर शहर की अपनी एक धड़कन होती है। बच्चों की हंसी, बाजारों की रौनक और आसमान में उड़ते सपने। लेकिन जब जंग उतरती है जमीन पर तो धड़कन एक खामोशी में बदल जाती है। गाजा, कभी बच्चों की आवाज़ों से गूंजती ये गलियां अब सन्नाटों में डूबी है। ऊपर आसमान से जब आग बरसते हैं, जमीन कांप उठती है। एक पल में घर राख हो जाते हैं। अपनों को अपनों से जुदा कर दिया जाता है। फिर एक छोटी सी जान और फिर इतना लंबा सफर। कोई नहीं बताने वाला जाना कहाँ है। दिल जैसे पत्थर बन गया हो और दिमाग में बस यही एक सवाल, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी खता क्या थी। जवाब के तौर पर अल्लाह तसल्ली और हौसला देता है जो किसी को नहीं दिखता, और रास्ते खुद ब खुद इन्हें मंजिल की तरफ ले जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफ़र जिसका मुस्तकबिल दुनिया के लिए इबरत है। कभी दमिश्क की हवाओं में खुशबू थी, गुलाबों की बाजारों में रौनक थी, गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, चाय खानों में कहकहे थे और शामें नूर से भरी होती थी। वो वक्त जब सीरिया एक ख्वाब का शहर लगता था। फिर आसमान बदला, बादलों की जगह बारूद ने ले ली। हवा में अब मसालों की नहीं, धुओं की गंध बस गई। जो घर कभी महफूज थे वो अब राख में तब्दील हो गए, और जो बच्चे कभी खेला करते थे वो रास्तों पर बेघर घूमते हैं। कोई इन बच्चों को अब डांटता नहीं, ना कोई प्यार से इन्हें बुलाता है। अब तो बस जिम्मेदारियां हैं और फिर निकल पड़ते हैं यही छोटे कदम। कभी अराकन की जमीन पर दरिया की लहरें लोरियां गाती थी, खेतों में हरियालियां थी और मस्जिदों से आज़ान की सदा आती थी। माएँ अपने बच्चों के माथे पर दुआ रखती थी और रातें अमन की चादर ओढ़े सो जाती थी। वो वक्त जब रोहिंग्या सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि एक खुशबू थी इस मिट्टी की। फिर एक दिन आग उतरी आसमान से, घर जले, मस्जिदें ढही और दरिया लाल हो गया आंसुओं से। जिन्हें अपना वतन कहते थे वही ज़मीन पराई बन गई। जुल्म ऐसा कि परछाई बेसाथ छोड़ दे। लाखों निकले सफ़र पर, न खाने को रोटी न सिर पर आसरा, बस समंदर की बेदर्द लहरें और आंखों में उम्मीद का आखिरी कतरा। रोहिंग्या बस अब एक नाम नहीं, एक जख्म है जो पूरी इंसानियत को दर्द देता है। सूडान की ज़मीन जहाँ रेत पर जिंदगी खिलती थी, बच्चे तितलियों का पीछा करते, औरतें सूरज से बातें करती। नील नदी के किनारे जब हवा बहती तो लगता जैसे रब खुद मुस्कुरा रहा हो। वो मुल्क जहाँ उम्मीद अब भी हर सुबह के साथ उगती है। फिर एक दिन उसी हवा में बारूद खुल गया। अपने ही लोग अपनों के खिलाफ हो गए। न किसी का घर महफूज, न किसी की इज्जत। बच्चे रोते रहते, माएँ फरियाद करती रहीं और उम्मते रसूल कहलाने वाले हम बस खामोश देखते रहे। अब इनका शुरू होता है एक ऐसा सफ़र जहाँ मुस्तकबिल सिर्फ अल्लाह है। ये कहानियाँ सिर्फ इन मुल्कों की नहीं, ये कहानी है इंसानियत की, जो हर जंग में ज़ख्मी होती है और हर उम्मीद में फिर से जी उठती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियाँ और ना भूलने वाली दास्तानें दुनिया तक पहुँचती रहे तो हमारे सफ़र का हिस्सा बनिए इस्लामिक हिस्ट्री के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं दुनिया के उन तमाम बड़े रिफ्यूजी कैंप्स जहाँ पर दुनिया भर से वो तमाम मुसलमान जो इन कैंपों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ज़िंदगी ऐसी कि जिसे सुनकर और देखकर रूह कांप जाए।
गाज़ा के तमाम रिफ्यूजी कैंप यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यानी UNRWA के तहत चलते हैं। UNRWA का क़याम सन 1949 में हुआ था। मकसद था उन फ़लस्तीनियों तक राहत, तालीम और इलाज की सहूलियत पहुंचाना जो जंग और जबरी बेदखली की वजह से अपने घरों से उजड़ गए थे। गाज़ा में इस वक्त 8 बड़े कैंप हैं। इन तमाम कैंपों की निगरानी UNRWA करता है। हर कैंप में स्कूल और क्लिनिक है जहां UNRWA के मुलाजिम और वॉलंटियर्स रोज़ाना काम करते हैं, मगर कैंप की हिफाजत और इलाकाई इंतज़ाम गाज़ा के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मे रहता है। इन कैंपों में आबादी उनकी असल कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा है। भीड़, तंग जगह और साफ सफाई की मुश्किलात यहाँ आम है। UNRWA के रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 13 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी इन कैंपों में रजिस्टर्ड हैं, जबकि रहने की जगह और वसीले इतने नहीं कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो सके। गाज़ा के रिफ्यूजी कैंपों के अंदर ज़िंदगी बहुत सादगी और कमी के साथ चलती है। यहाँ हर सुबह UNRWA के ट्रक राशन लेकर आते हैं। इनमें ज़्यादातर गेहूं का आटा, दाल, तेल और कभी कभी सूखा दूध शामिल होता है। हर परिवार को तय कैपेसिटी में राशन मिलता है, मगर यह राशन महीने भर के लिए अक्सर काफ़ी नहीं पड़ता। कई घरों में खाना बांटकर खाया जाता है और बच्चे कई बार सिर्फ रोटी और चाय पर दिन गुजारा करते हैं। पानी की सप्लाई सीमित है। हर कैंप में कुछ वाटर पॉइंट्स लगाए गए हैं। लंबी कतारों में बाल्टी और डिब्बे लेकर खड़े रहते हैं। कभी पाइपलाइन से साफ पानी आता है, कभी ट्रक से लाया जाता है। हर कैंप में एक छोटा क्लिनिक होता है जहां डॉक्टर और नर्स बुनियादी इलाज करते हैं। जो मरीज ज़्यादा बीमार हो जाते हैं उनको अक्सर गाज़ा शहर या मिस्र की सीमा तक जाना पड़ता है, जहां पहुंच पाना हमेशा आसान नहीं होता। तालीम के लिए UNRWA ने हर कैंप में छोटे छोटे स्कूल बनाए हैं। बच्चे टेम्पररी इमारतों या टेंटों में पढ़ते हैं। ज़्यादातर किताबें और यूनिफॉर्म भी UNRWA ही देता है। स्कूल आमतौर पर सुबह और दोपहर की 2 शिफ्ट में चलते हैं क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि कई स्कूलों में एक क्लास में 70 से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। हर रिफ्यूजी कैंप का अपना नक्शा होता है। छोटे छोटे ब्लॉक, तंग गलियां और भीड़ से भरी सड़कों के बीच UNRWA की जिम्मेदारी होती है कि हर शख्स की बुनियादी सहूलियात पहुंचाना। मेडिकल क्लिनिक हर जगह बराबर नहीं है। बड़े कैंपों जैसे जबालिया या रफा में 1 से ज़्यादा क्लिनिक है, जबकि छोटे कैंपों में एक ही हेल्थ सेंटर आस पास की कई इलाकों की देखभाल करता है। कई मरतबा लोग 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा फासला तय करके इलाज करवाने पहुंचते हैं। UNRWA के डॉक्टर और नर्स हर रोज़ सैकड़ों मरीजों को देखते हैं, ज़्यादातर सर्दी, बुखार, इन्फेक्शन और बच्चों की बीमारियां। मगर जो बड़ी बीमारी होता है तो मरीज को गाज़ा शहर या सीमा के बाहर मिस्र, इजिप्ट में भेजना पड़ता है। कैंपों को छोटे छोटे सेक्टर या ब्लॉक में बांटा गया है। हर सेक्टर की अपनी पहचान है। कहीं ब्लॉक A, कहीं स्ट्रीट नंबर्स। इन्हीं नामों में लोग अपना घर या रजिस्ट्रेशन ढूंढते हैं। हर कैंप में एक सर्विस ऑफिस होता है। यहीं लोगों की फाइलें बनती हैं, राशन के कूपन दिए जाते हैं और नए आने वाले परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। पानी और खाने का सिस्टम UNRWA और कुछ इंटरनेशनल NGOs के जरिए होता है। हर परिवार को महीने में एक बार राशन कार्ड के जरिए खाना मिलता है। इसमें आटा, दाल, तेल और कभी कभी चावल शामिल होता है। दिन में एक बार खाना कैंप के अंदर बने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से मिलता है। पानी के लिए कुछ हैंड पंप्स और वाटर टैंक्स लगाए गए हैं।
लेकिन ज़्यादातर इलाकों में पानी की कमी रहती है। बिजली ज़्यादातर वक्त नहीं रहती है, इसलिए लोग सोलर लाइट या छोटे जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। रात में टेंट के अंदर मोमबत्ती या बैटरी लाइट से रोशनी की जाती है। हर घर या टेंट में 4 से 6 लोग रहते हैं। कैंप बहुत तंग है और हवा आने की जगह कम है। कचरा उठाना, साफ सफाई और बेसिक सैनिटेशन का भी जिम्मा UNRWA का ही है। हर हफ्ते कुछ घंटों के लिए स्टाफ गली मोहल्ले में जाकर सफाई करता है। गजा के ज़्यादातर रिफ्यूजी कैंप्स में आज भी बहुत से लोग टेंट या टेम्पररी शेल्टर में रहते हैं। हर टेंट आमतौर पर 6 से 8 फीट चौड़ा और 10 से 12 फीट लंबा होता है। यह टेंट कपड़ों और प्लास्टिक शीट्स और लोहे की छड़ों से बनाए जाते हैं। अंदर एक ही कमरा होता है। दिन में वही जगह बैठक बन जाती है और रात में वही ज़मीन पर चटाई और कंबल बिछाकर सोने की जगह बन जाती है। टेंट की दीवार पर लोग कपड़े टांगते हैं ताकि थोड़ा पर्दा बना रहे। एक कोने में छोटा सा चूल्हा या गैस स्टोव रखा होता है जहां औरतें खाना पकाती हैं। ज़्यादातर दाल रोटी या जो राशन मिलता है वही पकता है। धुएं की वजह से टेंट के अंदर हवा भरी रहती है, इसलिए ज़्यादातर टेंट में ऊपर की तरफ एक छोटा छेद छोड़ा जाता है ताकि धुआं निकल सके। एक कोने में प्लास्टिक का ड्रम रखा होता है जिसमें वो पानी जमा रखते हैं। बच्चे और औरतों के लिए अलग से कोई कमरा नहीं होता। सब एक ही जगह खाते, सोते और बातें करते हैं। कपड़ों के लिए 1 या 2 लोहे के ट्रंक या प्लास्टिक बॉक्स रखे होते हैं जिनमें लोग अपनी ज़रूरी कागजात और सामान संभाल कर रखते हैं। बरसात के मौसम में हालात और मुश्किल हो जाते हैं। टेंट के नीचे से पानी रिसता है और कई बार पूरा फर्श कीचड़ में बदल जाता है। लोग ज़मीन पर ईंट या लकड़ी के तख्ते रखकर सोने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर ये टेंट किसी घर की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां बस जिंदा रहने की कोशिश की जाती है। बारिश और सैनिटेशन ही वो 2 चीज़ें हैं जो रिफ्यूजी लाइफ की सबसे बड़ी मुश्किलें बन जाती है। तेज़ बारिश में पूरा टेंट भीग जाता है और ज़मीन पर रखे कंबल, बिस्तर और खाना तक गीला हो जाता है। कैंप के अंदर निकासी, ड्रेनेज का कोई ठीक सिस्टम नहीं है। बारिश का पानी गलियों में भर जाता है, कीचड़ और बदबू फैल जाती है। बच्चे उस गंदे पानी में ही खेलते हैं क्योंकि कोई और जगह नहीं होती। टॉयलेट और सैनिटेशन की हालत और भी खराब है। एक ब्लॉक में करीब 50 से 60 लोगों के लिए सिर्फ 1 या 2 टॉयलेट बने होते हैं। हर सुबह UNRWA या लोकल वॉलंटियर्स टॉयलेट साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा हो तो ये सफाई को बरकरार रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। औरतें और बच्चों के लिए टॉयलेट तक पहुंचना भी एक बड़ी परेशानी होती है क्योंकि वहां रोशनी और सेफ्टी का इंतज़ाम बहुत कम होता है। रिफ्यूजी कैंप में ज़्यादातर लोग बेरोज़गार हैं क्योंकि बाहर जाकर काम करने की इजाज़त बहुत लिमिटेड है। कैंप के अंदर लोगों के लिए परमानेंट नौकरी का सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ छोटे मोटे काम लोग अपनी ज़रूरत के लिए करते हैं। मर्द ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क, मकान मरम्मत या छोटे दुकानों में काम करते हैं। कुछ लोग कैंप के अंदर ही सब्जी, रोटी या कपड़े बेचने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे छोटे दुकानों को मेकशिफ्ट मार्केट कहा जाता है, जो लकड़ी और टीन से बनी टेम्पररी ढांचे होते हैं। औरतें घरों में रहकर सिलाई, बुनाई या खाने की चीज़ें बनाने का काम करती हैं। कई NGOs और UNRWA ने औरतों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं जहां उन्हें सिलाई, कंप्यूटर और हैंडीक्राफ्ट सिखाया जाता है, लेकिन इनसे कमाई बहुत कम होती है, बस इतना कि घर का कुछ राशन पूरा हो सके। कुछ नौजवान लड़के UNRWA या दूसरे एड ऑर्गेनाइजेशन में
टेम्पररी हेल्पर या क्लीनिंग स्टाफ के तौर पर काम करते हैं, या रिलीफ सामान बांटना होता है। इन्हें इसके बदले महीने का मामूली सैलरी ही मिलता है। दोपहर में स्कूल से घर लौटने के बाद बच्चे माँ बाप की मदद करते हैं। पानी लाना, राशन लाइन में लगना या छोटे भाई बहनों की देखभाल। खेलने के लिए ना कोई मैदान है ना खिलौने। बच्चे पत्थर या प्लास्टिक की बोतल से खेल बना लेते हैं। कई बच्चे कैंप के अंदर छोटी दुकानें या रिपेयर वर्क्स में भी मदद करते हैं। ज़्यादातर परिवार इतने गरीब हैं कि हर हाथ को किसी न किसी काम में लगना पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कैंप के बच्चों का बचपन डर और धमाकों की आवाज़ से गुजरता है। रात को जब बाहर ब्लास्ट या फायरिंग की आवाज़ होती है तो कई बच्चे रोते हुए अपनी माँ से लिपट जाते हैं। उनके लिए ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। और फिर भी इन मुश्किल हालात में बच्चों के चेहरे पर मुस्कान नज़र आती है, शायद इसलिए कि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और उम्मीद ही इनका एक आखिरी सहारा है। रिफ्यूजी कैंप्स में औरतों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बोझिल और मुश्किल होती है। ज़्यादातर औरतें अपने घर और रिश्तेदारों को खो चुकी हैं और जब बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह उनके कंधों पर होती है, सुबह सुबह वो लाइन में लगकर पानी और राशन लेने आती हैं। कभी घंटों इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। फिर वही पानी पीने, पकाने और नहाने के काम में बांट दिया जाता है। कैंप में सेफ्टी सबसे बड़ी चुनौती है। रात में बाहर निकलना मुश्किल होता है, इसलिए औरतें ज़्यादातर टेंट या घर के आसपास ही रहती हैं। कई जगहों पर UNRWA NGOs ने औरतों के लिए सेफ स्पेसेस बनाए हैं जहां वो बात कर सकती हैं, कुछ सिलाई, बुनाई या हैंडीक्राफ्ट का काम सीख सकती हैं। हमला औरतों के लिए मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही कम है। अक्सर डिलीवरी के वक्त डॉक्टर या दवाइयाँ नहीं मिलती, तो कई बार घर पर ही डिलीवरी हो जाया करता है। बुजुर्गों की हालत और भी दर्दनाक है। ज़्यादातर बूढ़े लोग बीमारियों और यादों दोनों से लड़ते रहते हैं, लेकिन हर दिन का गुजारा किसी और पर बना रहता है। औरतें और बुजुर्ग दोनों ही इस कैंप की सबसे खामोश आबादी हैं। जॉर्डन में 10 बड़े रिफ्यूजी कैंप्स हैं, जैसे बका कैंप, जरका कैंप, हुसैन कैंप। इनमें बहुत से लोगों को जॉर्डन की नेशनलिटी भी मिल चुकी है, लेकिन इनकी ज़िंदगी अब भी मुश्किलों में ही है। लेबनान, यहाँ करीब 4 लाख फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजीज रहते हैं। लेबनान में 12 रिफ्यूजी कैंप्स हैं। यहाँ के ज़्यादातर रिफ्यूजियों को नागरिक हक नहीं मिले हैं। काम, इलाज और तालीम में बहुत पाबंदियां हैं। सीरिया, जंग से पहले यहाँ 5 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी रहते थे। दमिश्क में यारमुक कैंप सबसे बड़ा था, जिसे मिनी फ़िलिस्तीन कहा जाता था, लेकिन जंग के बाद ये कैंप तबाह हो गए और ज़्यादातर लोग या तो मारे गए या दूसरे मुल्कों में चले गए। इजिप्ट, मिस्र में लगभग 70 से 90 हज़ार तक फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजी माने जाते हैं। इनमें ज़्यादातर लोग गजा से आए हैं, ख़ास तौर पर 1967 की जंग के बाद, यानी 6 डे वॉर के बाद। मिस्र में इनके लिए कोई रजिस्टर्ड रिफ्यूजी कैंप्स नहीं है, यानी ये लोग शहरों और छोटे इलाकों में किराए के मकानों में रहते हैं। मिस्र की गवर्नमेंट ने ज़्यादातर फ़िलिस्तीनियों को परमानेंट नागरिकता या UNRWA की मदद नहीं दी है। इनके बच्चे वहाँ के लोकल स्कूल में पढ़ते हैं, मगर फीस और इलाज जैसी फैसिलिटीज़ अपने दम पर ही करनी पड़ती है। कैंप के अंदर हर हफ्ते अलग अलग टीम आती हैं।
जो हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट बनाती है। किसे दवा चाहिए, कहाँ पानी की कमी है या किस सेक्टर में सैनिटेशन की हालत बहुत खराब है, इन सब का मकसद एक ही होता है, लोगों को जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतें पहुंचाना। लेकिन इतने सालों बाद भी ये मदद टेम्पररी राहत से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाई है, क्योंकि जब लाखों लोगों के पास घर, काम और वतन ही ना हो तो कोई भी एजेंसी बस जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकती है मगर सुधार नहीं सकती। रिफ्यूजी कैंप्स की दुनिया नक्शे पर तो दिखती है, लेकिन अक्सर दुनिया की नज़र से ओझल रहते हैं। इनकी खबरें तभी सामने आती हैं जब कोई बड़ा हादसा होता है, जैसे बमबारी, भूख से मौत या किसी बच्चे की तस्वीर वायरल हो जाए। इंटरनेशनल मीडिया शुरू से इन कैंपों को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहकर दिखाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ खामोश हो जाता है, क्योंकि खबरें बदल जाती हैं मगर इन लोगों की जिंदगी नहीं बदलती। सीरिया में जब जंग शुरू हुई, लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। आज सीरिया के अंदर और बाहर कई बड़े रिफ्यूजी कैंप्स हैं जहां ये लोग पनाह लिए हुए हैं। सीरिया के अंदर बड़े कैंप्स, अल होल कैंप्स, ये सबसे बड़ा कैंप है। यहाँ हजारों घर बार छोड़ चुके लोग रह रहे हैं। यहाँ कई छोटे छोटे कैंप्स बने हुए हैं जहाँ लाखों लोग एक एक टेंट में जिंदगी गुजार रहे हैं। इनमें से बहुत से वो हैं जिन्होंने ISIS की जंग से भागकर यहाँ पनाह ली थी। दिन का आगाज यहाँ सूरज की पहली किरण के साथ नहीं बल्कि पानी की लाइन के साथ होता है। हर टेंट से औरतें बाल्टी लेकर निकलती हैं, घंटों लाइन में खड़े होकर कुछ लीटर पानी हासिल करते हैं। खाने का हाल भी अलग नहीं। यहाँ खाना ज्यादातर UN एजेंसीज और रेड क्रेसेंट की मदद से आता है। दिन में 2 बार रोटी, चावल और कभी कभी दाल या सब्जी मिल जाती है। बच्चों के लिए दूध और बिस्किट रखे जाते हैं, मगर हर बार सब तक नहीं पहुंचता। इलाज, मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर कुछ छोटे छोटे क्लिनिक्स टेंट में हैं, जहां डॉक्टर और नर्स रोजाना सैकड़ों मरीजों को देखती हैं, लेकिन दवाइयाँ कम हैं। कई बार कोई बच्चा बुखार से तड़पता रहता है और उसे सिर्फ ठंडे पानी का पट्टी ही मिल पाती है। प्रेग्नेंट औरतों के लिए हालात बेहद मुश्किल है। कई बार उन्हें इलाज के बिना ही बच्चों को जन्म देना पड़ जाता है। माएँ दिन रात दुआएं करती है, बस ये दिन गुजर जाए। अल हॉल कैंप अब एक टेम्पररी ठिकाना नहीं बल्कि एक छोटा सा शहर बन गया है। रुकबन कैंप सीरिया और जॉर्डन की सरहद के बिल्कुल पास, रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां ना हरियाली है ना छांव। यहाँ करीब 10 से 12,000 लोग अब भी फंसे हुए हैं। कभी ये कैपेसिटी 60,000 से ऊपर थी, मगर राहत न मिलने और गर्मी, बीमारियों और भूख के कारण बहुत लोग जा चुके हैं। रुकबन अब एक नो मैन लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये इलाका ना पूरी तरह सीरिया में है और ना जॉर्डन में। इसलिए यहाँ UN की मदद भी बहुत लिमिटेड है। पानी और खाना टैंकों से हफ्तों में 1 या 2 बार पहुँचता है, वो भी हमेशा नहीं। कई बार बच्चों को सिर्फ सूखी रोटी और खजूर का टुकड़ा ही नसीब होता है। रुकबन में दिन की गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है और रात की ठंड 0 डिग्री के पास तक पहुंच जाती है। इन टेंटों में हर मौसम, हर दर्द, हर कमी मौजूद है, बस घर नाम की चीज नहीं। ऐसे सीरिया में और भी बहुत सारे कैंप्स हैं। सीरिया के बाहर तुर्की, लेबनान, जॉर्डन और इराक में भी लाखों सीरियाई पनाह लिए हुए हैं। तुर्की में करीब
36 लाख से ज्यादा सीरियाई है। लेबनान में 10 लाख से ऊपर सीरियाई लोग रहते हैं। जॉर्डन में 7 लाख और इराक में करीब 2.5 लाख लोग रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं। ये वो जगह है जहां जिंदगी रुकी नहीं मगर थम सी गई है, जहां हर सुबह एक उम्मीद से शुरू होती है कि शायद अगली सुबह हम घर लौट जाएं। रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप्स। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार, समंदर के किनारे बसा कॉक्स बाजार आज दुनिया का सबसे बड़ा पनाहगाह बन चुका है। यहाँ बर्मी जुल्म से भागे हुए लगभग 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान अपनी जिंदगी के टुकड़े जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कॉक्स बाजार के छोटे से इलाके में फैले करीब 30 से ज्यादा रिफ्यूजी कैंप्स, जिनमें सबसे बड़ा कैंप है कुटुपलुंग रिफ्यूजी कैंप, जो उखिया उपजिला में पाया जाता है। ये कैंप इतना बड़ा है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप कहा जाता है। इसकी आबादी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। करीब 6 से 7 लाख इंसान एक तंग जमीन के टुकड़े पर बसे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ कई और अहम कैंप हैं। कैंप 15 जहाँ तकरीबन 65,000 लोग रहते हैं। कैंप 26 जिसमें करीब 54,000 रिफ्यूजी रहते हैं। कैंप 13 जहाँ 52,000 के करीब लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में पहाड़ों और जंगलों के बीच दूर तक फैले हुए ये रिफ्यूजी कैंप्स, यहाँ करीब 30 से ज्यादा कैंप बनाए गए हैं, जिनमें हर एक कैंप अपने आप में एक छोटा शहर है। पतली गलियां, टीन और प्लास्टिक से बने झोपड़े और हर तरफ इंसानों की भीड़। सबसे बड़ा और मशहूर कैंप काटुपुलंग मेगा कैंप, जहां करीब 6 से 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। इसके अलावा आसपास के इलाकों में बाहू खाली, थांग खाली, हकीम पारा और न्याय पारा जैसे कैंप हैं, जहां कुल मिलाकर लगभग 3 से 4 लाख लोग बसे हुए हैं। इन कैंप्स को ब्लॉक्स और सेक्शन में बांटा गया है। हर ब्लॉक में कुछ 100 टेंट या झोपड़ियां होती हैं और हर सेक्शन में पानी का हैंडपंप, एक छोटा मेडिकल टेंट और कभी-कभी बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भी बना होता है। हर कैंप का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। लोग अपने कैंप और ब्लॉक को उसी नंबर से पहचानते हैं। कभी-कभी कोई नया आया हुआ रिफ्यूजी किसी रिश्तेदार को ढूंढने के लिए घंटों रेत और कीचड़ भरे रास्तों पर चलता है, क्योंकि हर झोपड़ी एक जैसी दिखती है। सिर्फ दीवार पर लिखा ब्लॉक नंबर ही पहचान बन चुका है। टेंट के अंदर की जिंदगी बहुत सादा और मुश्किल होती है। हर टेंट में आमतौर पर एक पूरा परिवार रहता है। गर्मियों में दम घुटता है और बरसात में टेंट के अंदर पानी भर जाता है। दीवारें प्लास्टिक की होती हैं, जो ना ठंड रोक पाती है ना गर्मी। खाने के लिए ज्यादातर लोगों को UNHCR और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से ही राशन मिलता है। चावल, दाल, थोड़ा तेल, कभी कभी सूखी सब्जियां। मीट बहुत कम नसीब होता है। पानी अक्सर पास के हैंडपंप या टैंक से लाना पड़ता है। लाइन में खड़े होकर औरतें और बच्चे बाल्टियां भरते हैं। तालीम के लिए कैंप में छोटे छोटे स्कूल्स हैं, जहां बच्चे बेसिक पढ़ाई करते हैं। ज्यादातर लोकल टीचर्स या वॉलंटियर्स ही पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे काम में मदद करने या पानी लाने की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। कैंप की जिंदगी में बीमारी और इलाज भी बड़ी परेशानी है। यहाँ कुछ छोटे छोटे क्लिनिक या मेडिकल टेंट होते हैं। ये बुनियादी दवाइयाँ,
और पहली मदद यानी फर्स्ट एड दी जाती है। लेकिन अगर किसी को बड़ी बीमारी हो जाए तो इलाज के लिए कैंप के बाहर के अस्पताल में जाना पड़ता है, जो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता है। कुछ लोग कैंप के अंदर छोटे छोटे काम भी करते हैं, जैसे सब्जी बेचना, कपड़े सीना या साफ सफाई में मदद करना, ताकि किसी तरह कुछ पैसा कमा सके। मर्दों के लिए काम मिलना मुश्किल है। कैंप से बाहर काम करने की इजाज़त नहीं होती और अंदर काम के मौके बहुत कम हैं। इसलिए ज़्यादातर मर्द बेकार बैठे रहते हैं, जिससे उदासी और बेचैनी बढ़ती है। फिर भी इन सब मुश्किलों के बीच लोग एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदा हैं। कभी कोई बच्चा हंस दे या कोई बूढ़ा दुआ दे दे तो पूरे कैंप में थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी फैल जाती है। रोहिंग्या रिफ्यूजियों के लिए बांग्लादेश ही सबसे बड़ा ठिकाना है। UNHCR और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और बांग्लादेश की सरकार के जरिए ये लोग यहाँ रह रहे हैं। और भी वर्ल्ड के कई देशों में रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, जैसे मलेशिया। यहाँ इनकी आबादी लगभग 1 लाख से ज्यादा है। ज्यादातर लोग कुआलालंपुर और पेनांग जैसे शहर में काम की तलाश में बसे हैं। इन्हें यहाँ ऑफिशियल रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला, मगर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रहने की इजाजत दी जाती है। इंडोनेशिया में करीब 13,000 के आसपास रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, जो अक्सर नाव के जरिए समुद्र पार करके पहुंचते हैं। स्टेट में कई टेम्पररी कैंप्स बनाए गए हैं। लोकल लोग शुरुआत में मदद करते हैं, मगर लंबे वक्त के बाद रोजगार और ठिकाने की मुश्किल बढ़ती जाती है। यूरोप में भी रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यहाँ लगभग 5 से 6,000 रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं। ज्यादातर लोग 2010 के बाद म्यांमार से भागकर आए, यूके, स्कॉटलैंड और वेल्स पहुंचे। इन्हें वहाँ असाइलम मिला हुआ है। कई लोग अब छोटे छोटे काम करते हैं और बच्चों को स्कूल भेजते हैं। जर्मनी और नीदरलैंड, यहाँ कुछ सैकड़ों रोहिंग्या रिफ्यूजीज को पनाह दी गई है, खास करके UNHCR के रीसेटलमेंट प्रोग्राम के जरिए। जर्मनी इन्हें टेम्पररी रहने की जगह और भत्ता अलाउंस के रूप में कुछ पैसे भी देता है। सूडान में आज सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में 200 से ज्यादा रिफ्यूजीज और IDP इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल कैंप्स हैं। उनमें सबसे बड़े और मशहूर कैंप्स हैं जमजम कैंप, नॉर्थ दारफुर। लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। सूडान का और शायद अफ्रीका का सबसे बड़ा कैंप है इलाका एल सेफर, नॉर्थ दारफुर। कलमा कैंप, साउथ दारफुर। आबादी लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं। ये कैंप 2004 में दारफुर की लड़ाई के दौरान बना था। आज भी वहां खाना, पानी और मेडिकल मदद UNHCR और WFP पहुंचाते हैं। ओटाश कैंप, साउथ दारफुर, करीब 1 लाख के आसपास लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग दारफुर की क्राइसिस से भाग कर आए हैं। चैनैना कैंप, ये पिछले कुछ सालों में नई लड़ाइयों के बाद हजारों लोग यहाँ पनाह लेने पहुंचे हैं। UN और NGO मिलकर राहत पहुंचाते हैं। अबू शौक कैंप, लगभग 80,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ये कैंप UNHCR की निगरानी में चलता है। सूडान से बाहर कैंप्स अब पड़ोसी मुल्क में भी पनाह ले रहे हैं। चाड, यहाँ 10 लाख से ज्यादा सूडानी रिफ्यूजी आ चुके हैं। UNHCR ने करीब 20 बड़े कैंप्स बनाए हैं, जैसे ओरांग, गागा, आईरीडिमी, फरचाना और भी बहुत सारे हैं।
साउथ सुडान। लगभग 5 लाख से ज्यादा सुडानी यहाँ बना ले चुके हैं। यहाँ के कैंप्स जैसे मबान और औजुम थौक में UNHCR काम कर रहा है। इजिप्ट, लगभग 3 लाख के करीब रिफ्यूजी मिस्र पहुंचे। इनमें बहुत से लोग राजधानी कायरा और असवान इलाके में बसे हैं। यूथोपिया, यहाँ करीब 1 लाख सुडानी रिफ्यूजी हैं, लेकिन सेफ्टी हालात बहुत कमजोर हैं। यूरोप में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में कुछ हजार सुडानी रिफ्यूजी बसे हुए हैं। इन्हें ज्यादातर पॉलिटिकल असाइलम मिला हुआ है। सऊदी अरब और लीबिया, कुछ सुडानी मजदूर या रिफ्यूजी यहाँ भी हैं, लेकिन ये कैंप्स में नहीं बल्कि शहरों में किराए पर या टेम्पररी ठिकानों पर रहते हैं। हर तरफ टेंटों की कतार है, प्लास्टिक शीट से ढके हुए छोटे छोटे घर, जहां दिन में तपिश और रात में सर्दियां हड्डी जमा देती हैं। MSF यानी डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स की रिपोर्ट कहती है कि बच्चों में कुपोषण की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई माएं अपने बच्चों को बचाने की उम्मीद तक छोड़ चुकी हैं। जंग की वजह से राहत एजेंसियां UNHCR और यूनिसेफ वगैरह मदद नहीं पहुंचा पा रही। रास्ते बंद हैं, गोलियां चल रही हैं। यहाँ का खाना जिंदगी का सबसे बड़ा जद्दोजहद है। ज्यादातर लोग को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से राशन मिलता है, थोड़ा सा आटा, कुछ दाल, तेल और नमक। कभी कभी महीनों तक ये राशन वक्त तक नहीं पहुंचता, तो लोग जंगली पौधे और सूखे अनाज पर गुजारा करते हैं। कई टेंटों के लोगों को पीने का पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर तक चलना पड़ता है, वो भी एक गंदे कुएं या टैंकर से भरा हुआ। साफ पानी यहाँ नेमत नहीं, ख्वाब है। कैंप की जिंदगी में सबसे ज्यादा बोझ औरतों के कंधों पर है। वो बच्चों की देखभाल भी करती हैं, पानी भरने भी जाती हैं। जब बारिश होती है तो पूरा कैंप कीचड़ और गंदगी का समंदर बन जाता है। टेंटों में पानी भर जाता है और बच्चों के पैर ठंडे गारे में धंस जाते हैं। टॉयलेट्स बहुत कम है और ज्यादातर खुले में ही है। इसी वजह से बीमारियां तेजी से फैलती हैं, खास करके बच्चों में। जमजम कैंप के लोग दुनिया के नक्शे पर तो महफूज रिफ्यूजी कहलाते हैं, मगर हकीकत में ये सब्र, हिम्मत और इंसानियत का वो चेहरा है जिसे देखने के लिए कई आंखें झुक जाती है। जब हम इन कैंपों की धूल भरी जमीन पर नजर डालते हैं तो हमें एहसास होता है कि दुनिया के नक्शे पर सरहदें तो बहुत हैं, मगर इंसानियत की कोई सरहद नहीं होनी चाहिए। गजा हो, सीरिया हो, रोहिंग्या हो या सूडान हो, हर जगह दर्द का चेहरा एक सा है, बस जुबानें अलग हैं। कहीं बच्चे भूख से रोते हैं, कहीं बूढ़े दवा के इंतजार में दम तोड़ देते हैं और कहीं औरतें अपने गुमशुदा मर्दों की तस्वीर सीने से लगाए फिरती हैं। आज वक्त है कि दुनिया के बड़े रहनुमा, ताकतवर मुल्क सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अमल करें। इन लोगों को जरूरत है पनाह से ज्यादा इज्जत की, राशन से ज्यादा रहम की और वादों से ज्यादा वफा की। अगर दुनिया की ताकतें एक साथ खड़े हो जाए तो ये तंबुओं का दर्द मकानों की मुस्कान में बदल सकता है, क्योंकि जहां इंसानियत जिंदा है वहीं उम्मीद बाकी है। ये एक डॉक्यूमेंट्री जो याद दिलाती है कि हर इंसान का दर्द बराबर है, बस किसी की आवाज दबा दी गई है और किसी की सुनी नहीं गई।
इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ से ये डॉक्यूमेंट्री थी। अगर आपको ये वीडियो सच में मायने रखती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई, एक नई कहानी और इंसानियत के एक और इम्तिहान के साथ।